हेलो एवरीवन। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना पीजीबीपी। और इसमें आज की क्लास में आप देखने वाले हैं सेक्शन 35D विच इज़ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसकी एमोर्टाइजेशन आपको मिलती है। जिस तरीके से कैपिटल खर्चों पे आप डिप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, वैसे ही प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो है इस पे आपको एमोर्टाइजेशन मिलता है ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो अब ये खर्चा होता क्या है? तो वैसे तो आपने बहुत सारी डेफिनेशन अकाउंटिंग में पढ़ रखी होगी, पर मुझे नहीं पता आपको कहाँ तक ये खर्चा समझ में आता है। मैं आज इसको आपके सामने बहुत सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जब बिजनेस आप कमेंस कर लेते हो तो दो प्रकार के खर्चे होते हैं। बिजनेस कमेंसमेंट के बाद दो प्रकार के खर्चे होते हैं। क्या क्या? कैपिटल खर्चा और रेवेन्यू खर्चा, राइट। लेकिन बिजनेस कमेंसमेंट के पहले भी दो प्रकार के खर्चे होते हैं। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। कमेंसमेंट के पहले रेवेन्यू खर्चा नहीं होता। क्या होता है? कैपिटल खर्चा और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। तो इन दोनों में से ही एक होगा। तो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए भाई कि कमेंसमेंट के पहले जो भी कैपिटलाइज हो रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट में, फिक्स्ड एसेट का खर्चा है, उसके अलावा जो भी खर्चा हो रहा है वो क्या है? दैट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। बट क्या इनकम टैक्स इतना ओपन डेफिनेशन देता होगा? कोई भी खर्चा नहीं, तब तो टैक्स प्लानिंग हो जाएगी, लोग पता नहीं क्या क्या खर्चा चार्ज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको वो खर्चे 5 सालों में अमोर्टाइज करने के लिए मिल रहे हैं, तो बहुत सारे अजीबोगरीब खर्चे चार्ज कर लेंगे। तो इनकम टैक्स डिफाइन भी कर देता है, कहता है ये रहे वो खर्चे जिनको हम ये खर्चा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मानते हैं, राइट। क्योंकि भाई बिजनेस कमेंसमेंट के पहले चाय भी आया होगा, नाश्ता भी आया होगा कंपनी में, क्या ये कैपिटल खर्चा है? नहीं। तो क्या ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है? एक्चुअल में अकाउंटिंग की भाषा में तो है, ठीक है, जितना भी कुछ हुआ है सब है। लेकिन इनकम टैक्स उसकी डिडक्शन नहीं दे रहा है। इनकम टैक्स जिसकी डिडक्शन दे रहा है वो आपको बता देता है क्या क्या है। यहीं पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। टोटल 9 एक्सपेंडिचर्स हैं, 9 आपको बताएंगे। उसके पहले देखिए, amortization of preliminary expenses section 35D। डिडक्शन अंडर सेक्शन 35D इज अवेलेबल टू ऑल रेजिडेंट एसएससी। ये डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट के लिए, नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं है, एक्सेप्ट फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी क्या रेजिडेंट हो सकती है? हाँ, फॉरेन कंपनी अगर रेजिडेंट है तो भी नहीं देंगे। हम सभी रेजिडेंट को देंगे लेकिन फॉरेन कंपनी को नहीं देंगे। नॉन रेजिडेंट को तो देते ही नहीं है। फॉरेन कंपनी इवन इफ इट इज रेजिडेंट इन इंडिया तो भी हम नहीं देंगे। एक फॉरेन कंपनी रेजिडेंट कब होती है? जब उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक भी मीटिंग कहाँ हो गई हो? इंडिया में हो गई हो। तो हम ऐसी कंपनी को क्या बोलते हैं? रेजिडेंट फॉरेन कंपनी। नॉन रेजिडेंट एसएससी या फिर फॉरेन कंपनी इवन इफ इट इज रेजिडेंट इन इंडिया कैन नॉट क्लेम एनी डिडक्शन अंडर सेक्शन 35D। नाउ क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर, विच आर द एक्सपेंडिचर विच विल बी ट्रीटेड एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। आपने तो कमेंसमेंट के पहले बहुत सारे खर्चे कर रखे होंगे विच आर नॉट इवन फिक्स्ड एसेट, बट ऑल दोज एक्सपेंडिचर विल नॉट बी ट्रीटेड एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स डिफाइन करता है कि ये 9 ही खर्चे हम क्या मानेंगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मानेंगे। पहला, लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग एनी एग्रीमेंट बिटवीन एसएससी एंड एनी अदर पर्सन रिलेटिंग टू सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस ऑफ द एसएससी। बिजनेस सेटअप करते समय आप क्या करते हो? कमेंसमेंट के पहले बहुत सारी एग्रीमेंट वगैरह बनाते हो अपने डेटर के साथ, क्रेडिटर के साथ, सप्लायर्स के साथ, इन सब के साथ एग्रीमेंट्स बन रहा है, ठीक है। वो फ्यूचर के डेटर क्रेडिटर होंगे, मैंने डेटर क्रेडिटर बोल दिया, मतलब ये प्रोस्पेक्टिव सप्लाई, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, इनके साथ बड़े सारे आप एग्रीमेंट्स वगैरह बनाते हो। तो ये सारे एग्रीमेंट की जो फीस देनी होती है, लीगल चार्जेस आप देते हो, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है। स्टैम्प पेपर का खर्चा जिसपे एग्रीमेंट्स बनाए हो, और जिस वकील से बनवाए हो उसकी प्रोफेशनल फी, ये सब कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहलाएगा। दूसरा, लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इफ द टैक्स पेयर इज अ कंपनी। इफ यू आर अ कंपनी तो ऑब्वियसली आपने कमेंसमेंट के पहले एमओए, एओए कंपनी का बनवाया होगा, तो एमओए, एओए के लीगल चार्जेस जो आपने दिए उसके ड्राफ्टिंग वगैरह के लिए, वो भी खर्चा कंसिडर होगा। प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, एमओए, एओए को प्रिंट कराने का खर्चा। फिर रजिस्ट्रेशन फी ऑफ द कंपनी अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। पता है, जब कंपनी आप रजिस्टर कराते हो तो जो उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल होती है ना, उसके बेसिस पे फीस लगती है। मतलब जितनी बड़ी कंपनी होगी उतनी ऑथराइज्ड कैपिटल हाई होगी, तो उतना ज़्यादा रजिस्ट्रेशन का फीस लगता है, ठीक है। तो जो भी हमारी कम से कम छोटी से छोटी कंपनी भी अगर होगी तो भी कुछ ना कुछ फीस तो हम दे ही रहे हैं। तो जो फीस आप देते हैं आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, टू रजिस्टर योर कंपनी, वो फीस भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहलाएगा। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। अगर आप पब्लिक इशू लाते हो, शेयर्स डिबेंचर्स रेस करते हो, अंडर राइटिंग कमीशन देते हो, ब्रोकरेज देते हो,
चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग, टाइपिंग, प्रिंटिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, ठीक है, एंड एडवर्टीजमेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस। तो आप भाई प्रोस्पेक्टस छपवाते हो, उसकी प्रमोशन कराते हो, तो जो भी खर्चा इससे रिलेटेड लग रहा है, ठीक है, ये सारा प्राइमरी एक्सपेंस है, राइट। ये खर्चे हो कब रहे हैं? ऑब्वियसली इट इज बीइंग डन प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कंडक्टिंग मार्केट सर्वे। ये एग्जांपल ले लेके समझाते हैं आपको। ये यहां से अब खर्चियां समझाना शुरू कर रहे हैं। फिजिबिलिटी रिपोर्ट थोड़ा देर में समझाते हैं, पहले आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट समझाते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है? बेसिकली हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से फ्यूचर पीएल बैलेंस शीट बनवाते हैं कि अगर हम ये धंधा करेंगे तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस फ्यूचर के आने वाले 10 सालों का प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा है, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट कैसी होगी कंपनी की, तो ये कहलाता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। कंडक्टिंग मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे का मतलब क्या हो गया? हम जो प्रोडक्ट लाना चाहते हैं उसके लिए मार्केट में सर्वे करा रहे हैं कि क्या इसकी डिमांड रहेगी, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे व्हेन दिस प्रोडक्ट इज इन मार्केट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम 1.5 लाख रुपए की एक कार बना रहे हैं, तो हम मार्केट सर्वे करवाना चाहते हैं कि कितने लोग 1.5 लाख रुपए की कार खरीदना पसंद करेंगे। क्या जो बाइक के खरीदने वाले लोग हैं, 1.5 लाख रुपए की कार मिलेगी तो क्या वो बाइक से कार पे शिफ्ट होंगे? हम ये जानना चाहते हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए मार्केट सर्वे करा रहे हैं सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द एस्टिमेटेड डिमांड ऑफ दिस प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो ये कहलाता है मार्केट सर्वे, ठीक है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बन गई कि भाई इतनी कार बिकेगी, ये मार्केट सर्वे के बेसिस पे ही बना होगा। मार्केट सर्वे के बेसिस पे डिमांड जब पता चल गई तो हमने प्रोजेक्टेड पीएल बना लिया कि भाई इतना रेवेन्यू आएगा, इतना खर्चा लगेगा और प्रोडक्शन भी, ये सब कुछ हो गया। उस पर भी प्रॉफिट वगैरह दिख रहा है तो भाई सही लग रहा है सब कुछ प्रोजेक्ट। लेकिन ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या है? फिजिबिलिटी रिपोर्ट का मतलब होता है धंधा वायबल है कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं, आपको फिजिबल है कि नहीं है करना। तो आप कहेंगे सर डिमांड है, मार्केट सर्वे से डिमांड पता चल गई, प्रोजेक्ट रिपोर्ट से प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह पता चल गई, इसी के बेसिस पे हम क्या बना देंगे? फिजिबल, फिजिबिलिटी है कि नहीं। लेकिन आप ध्यान दीजिए इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि अगर इन्हीं से फिजिबिलिटी पता चल जाती तो ये डेली रिपोर्ट से ही काम बन जाता। फिजिबिलिटी फिर क्या है? पता है डिमांड कार की होगी हाई, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत अच्छी होगी, ये भी हमें पता चल गया थ्रू प्रोजेक्ट रिपोर्ट। लेकिन जब मैंने एक्सपर्ट को देके फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कराई तो उस एक्सपर्ट ने क्या बताया? बताया कि 2 साल बाद चाइना भी ऐसी ही कार लेके आ जाएगी, 1.5 लाख रुपए वाली कार लेके इंडिया में आ जाएगी, ठीक है, उसके इंपोर्ट शुरू हो जाएंगे और सिंस उसके कार में कुछ ज्यादा फीचर्स होंगे इसलिए वो कार बिकने लग जाएगी। और 2 साल के अंदर तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपने किया हुआ है वो रिकवर भी नहीं होगा और आगे डिमांड बहुत स्लो डाउन हो जाएगी। तो इस धंधे में आपका कैपिटल पे बैक ही बहुत मुश्किल है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किए वही बाहर आ पाए, क्योंकि बहुत कम टाइम पीरियड होगा तब तक में चाइना इस मार्केट को बीट कर देगा, बिकॉज दे आर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट विद सच एंड सच फीचर्स, राइट। तो इससे समझ में आ गया कि भाई डिमांड है मार्केट में, प्रॉफिटेबिलिटी भी दिख रही है, बट इट्स नॉट वायबल बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन विच इज गोइंग टू बी सीन आफ्टर 2 years ऑफ टाइम। अंडरस्टूड? तो ये होता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट। फिजिबिलिटी का मतलब वायबल है कि नहीं। कुल मिला के ये बताओ धंधा करें कि ना करें। फिर है इंजीनियरिंग सर्विसेज रिलेटेड टू बिजनेस। क्या हम इंजीनियरिंग सर्विसेज भी लेते हैं? हाँ बिल्कुल लेते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज। जैसे आपको पता है मारुति सुजुकी कंपनी का नाम है, मारुति सुजुकी। मारुति इंडियन कंपनी है और सुजुकी जापान की कंपनी है, ठीक है। मारुति जितना कार बेचती है हर एक कार पे सुजुकी जो जापान की कंपनी है उसको पैसा मिलता है, जबकि सुजुकी ने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विस दी है। मतलब इंजन कैसे बनता है ये बताया है। जब सोच के देखिए, कंपनी ने इंजन बनाने का तरीका बताया है और जितनी हिंदुस्तान में मारुति कंपनी कार बेच रही है वो जाननी भी जाती है। कंपनी का भी नाम क्या है? मारुति सुजुकी। जबकि मारुति इज एन इंडियन कंपनी, सुजुकी इज एन जापानीज कंपनी। इन्होंने मिलकर एक नई कंपनी क्रिएट की मारुति सुजुकी। एंड मारुति सुजुकी क्या कर रहा है, अब हर कार पे जो इंजीनियरिंग सर्विसेज है उसके लिए सुजुकी कंपनी को पेमेंट कर रहा है। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज की पेमेंट अगर प्रायर टू कमेंसमेंट हुई है कि भाई हम एक कंपनी लॉन्च करना चाह रहे हैं, हम ये प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी वगैरह मुझे चाहिए थी, तो वी हैव पेड सम इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो दैट वुड बी ट्रीटेड एज प्राइमरी एक्सपेंस। तो ये टोटल देख लीजिए कितना खर्चा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। यही 9 खर्चे प्राइमरी एक्सपेंसेस हैं। लास्ट में लिखा हुआ है एनी अदर एक्सपेंडिचर विच इज प्रिस्क्राइब्ड
अगर गवर्नमेंट कोई और खर्चा प्रिस्क्राइब कर देगी तो वो भी प्राइमरी एक्सपेंसेस हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं टिल डेट नो एक्सपेंडिचर हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड, आज तक गवर्नमेंट ने कोई और खर्चा प्रिस्क्राइब किया ही नहीं है, तो यानी 9 ही खर्चे हैं। राइट, तो प्राइमरी एक्सपेंसेस क्या 9 ही खर्चे होंगे एक्चुअल में इंकर हुए होंगे? नहीं, क्योंकि प्राइमरी एक्सपेंसेस का मतलब तो कमेंसमेंट के पहले का हर वो खर्चा प्राइमरी एक्सपेंसेस है, अगर वो कैपिटल खर्चा नहीं है तो खर्चे तो इससे ज्यादा हुए होंगे, लेकिन इन्हीं 9 खर्चों की आप जोड़ लगाएंगे और कहेंगे प्राइमरी एक्सपेंस। ठीक है, फिर लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा कि ये कहीं लिमिट से ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि अगर लिमिट से ज्यादा है तो उतना नहीं माना जाएगा। अब इसको कंपेयर किया जाएगा लिमिट से, यानी व्हाट यू हैव टू डू, आपको जो 9 खर्चे बताए गए हैं आप उन 9 खर्चों की जोड़ लगाएंगे, 9 खर्चों की जोड़ लगाएंगे। ठीक है, अब इसको कंपेयर करेंगे लिमिट से, इसको कंपेयर करेंगे लिमिट से। अब इन दोनों में जो लोअर होगा उसको प्राइमरी एक्सपेंस माना जाएगा, मतलब इन 9 खर्चों की जोड़ को प्राइमरी एक्सपेंस भी नहीं माना जा रहा है, उसको कंपेयर किया जाएगा लिमिट से। यानी अगर इन 9 खर्चों की जोड़ मान लीजिए 5 लाख रुपए आती है, लेकिन लिमिट ही 4 लाख की है, तो 4 लाख रुपए प्राइमरी एक्सपेंस से माना जाएगा। हाँ, अगर 9 खर्चों की टोटल आती है 5 लाख रुपया और लिमिट आपका 8 लाख रुपया है, तो 5 लाख रुपया प्राइमरी एक्सपेंस माना जाएगा, लेकिन वो लिमिट से कम ही होना चाहिए। लिमिट से इस प्राइमरी एक्सपेंसेस को कंपेयर किया जाएगा, जो लोअर आएगा वो प्राइमरी एक्सपेंस माना जाएगा। ठीक है, अब फिर इसका 1/5 अलाउड होगा। अलाउ कितना होगा? 1/5 अलाउड इन 5 ईयर। ये समझ में आ गया सबको? जैसे मान लीजिए ये टोटल आता है 4 लाख रुपया, मैं ब्लू पेन से लिखता हूं, एक काम करता हूं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, इन 9 खर्चों की टोटल आ गई 4 लाख रुपया। ठीक है, लिमिट कितना है? मान लीजिए 6 लाख रुपया, तो इन दोनों में से लोअर क्या हुआ? 4 लाख रुपया। प्राइमरी एक्सपेंसेस कितना मिलेगा आपको? 80,000 हर साल अलाउ होगा। चलिए आइए एक और कैलकुलेशन करते हैं, ब्लैक पेन से लिखते हैं। इसकी टोटल कितनी है? मान लेते हैं 5 लाख रुपया। लिमिट कितनी है? 3 लाख रुपया। लोअर इन दोनों में से क्या है? 3 लाख रुपया। आपको अलाउ कितना होगा? 60,000 रुपया। 5 लाख रुपए 9 खर्चों की जोड़ आ रही थी, फिर भी 5 लाख नहीं माना गया क्योंकि लिमिट ही 3 लाख की थी, तो 3 लाख रुपया प्राइमरी एक्सपेंस माना गया, और 3 लाख डिवाइडेड बाई 5, 60,000 रुपया आपको 5 सालों में अलाउ हो जाएगा। अब ये लिमिट क्या है ये देख लीजिए, यही है लिमिट, क्वालिफाइंग अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। कॉर्पोरेट एसएससी की लिमिट कुछ और है, नॉन कॉर्पोरेट एसएससी के लिए लिमिट कुछ और है। नॉन कॉर्पोरेट एसएससी के लिए क्या है? 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। जो भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसका 5% से ज्यादा प्राइमरी एक्सपेंस नहीं माना जाता। लेकिन अगर कंपनी है तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल इंप्लॉयड में से जो ज्यादा है उसका 5% लिमिट हो जाएगी। जैसे यहां पे लिखा होता है 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड विच एवर इज मोर। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5% निकालो, कैपिटल इंप्लॉयड का 5% निकालो, और दोनों को कंपेयर करो, जो ज्यादा है वो लिमिट है। हम कहते हैं दोनों का 5% निकाल के क्यों मेहनत कर रहे हो यार? 5% उसी का ज्यादा आएगा जो अमाउंट ज्यादा है। कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या कैपिटल इंप्लॉयड में से किसका 5% ज्यादा आएगा? अरे जो अमाउंट ज्यादा है। तो आपको हम ऐसे बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल इंप्लॉयड विच एवर इज हायर, ये देख लो, और उसका 5% कर दो लिमिट। चलेगा ना? 5% एक्स का और 5% वाई का, कौन सा ज्यादा होगा? अरे एक्स और वाई में जो ज्यादा है उसी का 5% ज्यादा होगा। तुम कह रहे एक्स और वाई को कंपेयर कर लो और जो ज्यादा है उसका 5% कर दो। तो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ व्हाट इज द लिमिट फॉर कॉर्पोरेट एसएससी? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल इंप्लॉयड विच एवर इज हायर का 5% इज द लिमिट। Cost of project. It means the actual cost of fixed asset which is shown in the books of the SSC as on the last day of the previous year in which the business of the SSC commences. It means the actual cost of fixed asset which are shown in the books of the SSC as on the last day of the previous year in which the business of the SSC commences. Fixed asset की cost लेनी है आपको जो SSC की बुक्स में है on the last day of the previous year in the which the business of the SSC commences. कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या लिया जाएगा? जिस साल बिजनेस कमेंस होता है, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी एक्सपेंसेस किस साल आपको अलाउ होना शुरू होता है? जिस साल धंधा कमेंस होगा, क्योंकि जब तक धंधा कमेंस नहीं हुआ तब तक तो पीएल बैलेंस शीट वगैरह बनती ही नहीं थी ना। बिजनेस जब कमेंस हुआ तो जो पहला साल है कमेंसमेंट का, उसी साल से प्राइमरी एक्सपेंसेस अलाउ हो जाएगा आपको। लेकिन कंपेयर कब होगा? जैसे ये ईयर है, यहां पे बिजनेस कमेंस हो गया,
यहां पे बिजनेस कमेंस हो गया, तो आप क्या करेंगे, प्राइमरी एक्सपेंसेस निकाल लेंगे बिजनेस कमेंसमेंट तक का जो जो खर्चा है। अब उसको लिमिट से कंपेयर किससे करेंगे, प्रीवियस ईयर के आखिरी दिन के एसेट की टोटल से। यहां से जिस दिन बिजनेस कमेंस हुआ है वहां की टोटल नहीं देखेंगे एसेट की। जिस साल आपको प्राइमरी एक्सपेंसेस अलाउ किया जाएगा पहली बार, उस साल के आखिरी दिन एसेट के टोटल एसेट की कॉस्ट क्या है ये देखा जाएगा, वो हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है। कैपिटल इंप्लॉयड क्या होता है, कैपिटल इंप्लॉयड भी उसी साल के, जो जिस साल बिजनेस कमेंस हुआ है उस साल के आखिरी दिन का आपको क्या क्या जोड़ना है, इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल का मतलब हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों का इशूड। डिबेंचर, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर और लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये जोड़ देना है, तो ये कैपिटल इंप्लॉयड हो जाएगा। किस दिन का जोड़ना है, साल के आखिरी दिन का जिस साल बिजनेस कमेंस हुआ है। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग किसे कहते हैं, अगर इंडिया के अंदर की बोरोइंग है तो 5 साल या उससे ज्यादा वाले को लॉन्ग टर्म कहेंगे। अगर आउटसाइड इंडिया से बोरोइंग आ रही है तो 7 साल या उससे ज्यादा वाले को लॉन्ग टर्म कहेंगे। यानी अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ है 6 साल की बोरोइंग है, तो अगर इंडिया वाली है तब तो आप जोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर फॉरेन की बोरोइंग है 6 साल वाली तो नहीं जोड़िएगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में नहीं आएगा। फिर किस दिन का लेना है, एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द बिजनेस ऑफ द एसएससी कमेंसेस। ठीक है। एक छोटा सा कैलकुलेशन करके समझने की कोशिश करते हैं ये क्या कहना चाहता है अभी तक। टोटल प्राइमरी एक्सपेंस एक्सपेंस 6 लाख है। ठीक है। देखिए टोटल प्राइमरी एक्सपेंसेस तो 6 लाख का था, लेकिन उसमें से 9 क्वालिफाइंग एक्सपेंस जो प्राइमरी के होते हैं वो 4.5 लाख के थे। ठीक है। ये कंपनी एसएससी है। ठीक है। कमेंसमेंट हुआ है 5/6/23 को। ठीक है। बैलेंस एज ऑन 31/3/24 क्या क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेप्ट greater is equal to 5 year, long term debt greater is equal to 6 year, इंडिया का है, ये फॉरेन से है, और एसेट। पीवाई 23-24 में प्राइमरी एक्सपेंस से कितना अलाउ होगा बताइए। देखिए कैसे लिया जाएगा। अब प्राइमरी एक्सपेंसेस 4.5 लाख का है। ठीक है। अब ये कंपनी एसएससी है तो हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना है, और कैपिटल इंप्लॉयड विच एवर इज हायर का 5% लिमिट हो जाएगा। कैपिटल इंप्लॉयड में इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेंगे, लॉन्ग टर्म डेट 5 साल से बड़ा इंडिया का लेंगे, फॉरेन वाला 7 साल से बड़ा होता है तब लेते हैं। तो बस ये है कैपिटल इंप्लॉयड हो गया 3 2 5 6 लाख रुपया। ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होता है एसेट की टोटल जो आखिरी दिन है, एसेट की टोटल कितनी है 4 लाख रुपए, ये हो गया 4 लाख। ठीक है। विच एवर इज हायर तो 6 लाख रुपए हो गया, तो लिमिट कितनी हो गई 5% 6 लाख का।
6 लाख के 5% का मतलब कितना हो गया, बहुत ही कम हो गया, ये तो 30,000 रुपये हो गया। मेरा प्राइमरी एक्सपेंसेस 4.5 लाख रुपए का था, फिर भी लिमिट 30,000 रुपये की, यानी प्राइमरी एक्सपेंसेस कितना माना जाएगा, मात्र 30,000 माना जाएगा। क्या ये बात आप सबको समझ में आई? मेरा तो 4.5 लाख रुपए का क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर था, बट स्टिल लिमिट 30,000 हो गई, क्योंकि 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर का होता है। तो दो विच एवर इज हायर 6 लाख था, उसका 5% 30,000 हो गया। अब हमको अलाउ कितना होगा, ये 30,000 थोड़ी ना अलाउड हो जाएगा। अलाउड इन प्रीवियस ईयर 23-24 कितना होगा, सिर्फ 1/5 होता है, 1/5 ऑफ 30,000, यानी 6,000 रुपया बस अलाउ होगा। 6,000 रुपये करके 5 साल तक अलाउ होगा। ठीक है, आइए एक इलस्ट्रेशन आपकी बुक में भी है, उसको करते हैं। अमाउंट ऑफ डिडक्शन यहाँ पे दिया हुआ, 1/5 ऑफ द क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर इज अलाउबल एज डिडक्शन इन 5 सक्सेसिव ईयर्स बिगिनिंग इन द ईयर इन विच बिजनेस कमेंसेस। नाउ क्वेश्चन 16, मोहन लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड इन बैंगलोर ऑन सितंबर 6, 2023। सितंबर 6, 2023 को इनकॉर्पोरेट हुई है, कमेंस हुई है 15 मार्च 24 को। तो 15 मार्च 24 के पहले का जो भी खर्चा है सब क्या है, प्राइमरी एक्सपेंसेस है, इफ इट इज नॉट फिक्स्ड एसेट। द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंपनी बिफोर कमेंसमेंट, एक्सपेंसेस इनकॉर्पोरेशन दैट इज इशू ऑफ शेयर्स, क्या ये प्राइमरी माना जाता है? हाँ माना जाता है, तो इस पर टिक लगा लीजिए। प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कंडक्टिंग मार्केट सर्वे, ये सब माना जाता है प्राइमरी एक्सपेंसेस? हाँ। इंजीनियरिंग सर्विस प्राइमरी माना जाता है? हाँ माना जाता है। डिटरमिन द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35D एज्यूमिंग द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ फिक्स्ड एसेट कैपिटल ऑफ मार्च 31, 2024। देखिए 15 मार्च को कमेंसमेंट हुआ है, लेकिन आपको जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉय निकालते हैं वो साल के आखिरी दिन का निकालते हैं। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ये सारी फिगर्स कैपिटल की, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की, ये सब कौन से दिन की दे सकता है आपको, 2-2 दिन की दे सकता है, डेट ऑफ कमेंसमेंट की भी, ईयर एंड की भी। तो आप ध्यान दीजिएगा ईयर एंड का ही लेना है, ये डेट ध्यान दीजिएगा। कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट 60 लाख है, तो यही बन गया कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। फिर है शेयर कैपिटल 45 डिवेंचर, 16 लॉन्ग टर्म बोरिंग फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रीपेबल फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर्स। 7 साल से लंबा लॉन्ग टर्म बोरिंग है, तो 7 साल से लंबा तो चाहे इंडिया का हो फॉरेन का हो बता भी नहीं रहा है, कहीं का भी होगा, ये तो क्या आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट बनेगा। तो ये सारा मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। जरा देखो कौन सा ज़्यादा है, 45, 16, 9 मिला के कितना हुआ, 45, 16, 9, 25, 25 और 70 हो गया क्या? हाँ 70 लाख। तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड में ज़्यादा क्या है, 70 लाख। तो 70 लाख का 5% लिमिट हो गया, 5% और 70 लाख लिमिट हो गई, 3.5 लाख। अब ये तीनों का जोड़ो तो ये तुमको मिल जाएगा प्राइमरी एक्सपेंस कितना है, 1,05,000 और 1,45,000, 2,50,000, 2,50,000 और 1,60,000, 2,50,000, 3,10,000, 4,10,000 हो गया। तो 4,10,000, लेकिन लिमिट इतनी है 350, तो प्राइमरी एक्सपेंस से कितना माना जाएगा, 350। 350 का 1/5 अलाउड होगा, यानी 70,000 रुपया हर साल। देख लीजिए वैसे ही किया हुआ है, 70,000 रुपया हर साल अलाउड होगा। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में कुछ बातें लिखी हुई हैं वो गलती से टाइप्ड है, इसको पूरा उड़ा दीजिएगा, एकदम उड़ा दीजिए इसको, ऐसे उड़ा दीजिए पढ़ने में भी ना आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद एमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इन द केस ऑफ अमलगमेशन और डीमर्जर। क्या अमलगमेशन कंपनी का होता है, डीमर्जर होता है तो खर्चे लगते हैं क्या? हाँ, जब अमलगमेशन होता है तो आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, एक कंपनी दूसरी कंपनी को अमलगमेट करती है, तो पुरानी वाली कंपनी के शेयर होल्डर्स को नई वाली कंपनी के शेयर्स देती है। जैसे ए लिमिटेड बी लिमिटेड को अमलगमेट करेगी अपने में, तो ए लिमिटेड क्या करेगी, बी लिमिटेड के जितने शेयर होल्डर थे उनको शेयर्स वगैरह देगी। अब किस रेशियो में देगी, जिसको हम कहते हैं स्वैप रेशियो, तो ये डिपेंड करता है कि सामने वाली कंपनी की क्या कीमत लगाई गई है, तो दैट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। कौन बना के देता है परचेज कंसिडरेशन? कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बना के देगा परचेज कंसिडरेशन, है कि नहीं? तो जब ये सब परचेज कंसिडरेशन वगैरह बनवानी होती है तो ये सारे काम के लीगल फी पे करनी होती है, ठीक है, प्रोफेशनल फी, लीगल फी पे करनी पड़ती है।
तो ये खर्चा अलाउ कैसे होगा उसके बारे में ये सेक्शन बता रहा है। देखिए क्या कहता है, द एक्सपेंडिचर इज अलाउड एज डिडक्शन इन 5 सक्सेसिव ईयर्स इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट टू एन इंडियन कंपनी। अच्छा, ये जो अमलगमेशन डीमर्जर में खर्चे लगते हैं, ये जो लीगल फीस और ये सब, उसकी वैल्यू कंपनी की जिसको अमलगमेट किया जाता है उसकी, ये सब निर्धारित करने के लिए जो प्रोफेशनल फी वगैरह पे होती है, इसका खर्चा 5 सालों में डिडक्ट करने के लिए मिलता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब मिलेगी? डिडक्टेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच अमलगमेशन और डीमर्जर टेक्स प्लेस। जिस साल अमलगमेशन डीमर्जर हुआ उस साल पहला मिल जाएगा हिस्सा, और बाकी के 4 हिस्से 4 आने वाले सालों में मिलेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये मिलता सिर्फ इंडियन कंपनी को है, यानी अमलगमेट करने वाली कंपनी अगर फॉरेन कंपनी होगी तो वो क्लेम नहीं कर पाएगी ये खर्चा। ठीक है। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो ध्यान देने की है, अमलगमेटेड कंपनी, अमलगमेटिंग कंपनी। अमलगमेटिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो पुरानी वाली कंपनी है, जो मर्ज हो गई। ठीक है। अमलगमेटेड कंपनी वो न्यू कंपनी को कहते हैं जो मर्ज होने के बाद तैयार हुई है। जैसे ए लिमिटेड अगर बी लिमिटेड को अपने अंदर मर्ज कर लेगी, ए लिमिटेड अगर बी लिमिटेड को अपने अंदर मर्ज कर लेगी तो वो कौन सी कंपनी कहलाएगी? ए लिमिटेड अमलगमेटेड कंपनी, और बी लिमिटेड कहलाएगी अमलगमेटिंग कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, या फिर ऐसे कह लीजिए कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड ये दो कंपनी अमलगमेट होके बन जाती हैं ए बी लिमिटेड, तो ए बी लिमिटेड को कहा जाता है अमलगमेटेड कंपनी। ठीक है। और ए और बी को क्या कहा जाता है? अमलगमेटिंग कंपनी। सिमिलरली ऐसा भी तो हो सकता है कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड मिलके क्या बन जाए? ए लिमिटेड ही। इसका मतलब कि ए लिमिटेड ने अमलगमेट कर लिया, अपने अंदर समा लिया है बी लिमिटेड को। पॉसिबल? हाँ, ए लिमिटेड बी लिमिटेड मिल के ए लिमिटेड ही बन गई, तो बी लिमिटेड कहलाता है अमलगमेटिंग कंपनी। ठीक है। और ए लिमिटेड कहलाता है अमलगमेटेड कंपनी। ठीक है। तो ये खर्चा की डिडक्शन किसको मिलेगी? अमलगमेटेड कंपनी को कि अमलगमेटिंग कंपनी को? क्योंकि खर्चा तो कोई भी कर सकता है अमलगमेशन से रिलेटेड। हो सकता है अमलगमेटिंग कंपनी ने किया हो सकता है अमलगमेटेड कंपनी ने किया हो। अगर अमलगमेटिंग कंपनी कर रही होगी तो खर्चे की डिडक्शन उसको नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो कंपनी बंद ही हो गई ना तुरंत, ये तो अमलगमेट हुई, खत्म हो गई। जैसे ए बी लिमिटेड ने अगर खर्चा, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड ने यहाँ खर्चा किया हो इस केस में, तो वो तो खत्म हो जाएगी, तुरंत ही अमलगमेट हो गई, ए बी लिमिटेड बन गई, वो तो खत्म हो गई कंपनी, तो खर्चा चार्ज कहाँ करेगी? 5 सालों में चार्ज करने को मिलता है। यानी जो कंपनी अभी कंटिन्यू कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, जो जिंदा है कंपनी, वही क्लेम कर पाएगी। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अमलगमेशन का खर्चा किसको क्लेम करने को मिल रहा है? अमलगमेटेड कंपनी को। वैसे ही दूसरा केस लीजिए, अगर ए लिमिटेड ब्रेक होके बी लिमिटेड और सी लिमिटेड बन जाए, दो कंपनी में टूट गई, तो ए लिमिटेड को क्या कहा जाता है? डीमर्ज्ड कंपनी। और ये क्या है? रिजल्टिंग कंपनी। तो खर्चा किसको क्लेम करने के लिए मिलेगा? अमलगमेशन वगैरह का खर्चा किया तो ए लिमिटेड, अगर ए लिमिटेड की होगी तो उसको मिल ही नहीं पाएगा क्योंकि वो तो बेचारी मर जाएगी कंपनी। बी और सी ने अगर किया होगा तो उनको खर्चा क्लेम करने को मिल जाएगा क्योंकि ये अब जिंदा रहेंगी, ये कंपनी अभी टूट के ए लिमिटेड क्या बनी है? बी और सी, तो ये क्लेम करेंगी 5 सालों तक। ध्यान दीजिएगा, इसका अगर खर्चा होगा डीमर्जर का, ए लिमिटेड वाले का खर्चा होगा डीमर्जर का, तो बी सी क्लेम नहीं कर पाएंगे, और ए लिमिटेड मर भी जाएगी तो क्लेम ही नहीं हो पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अमलगमेशन और डीमर्जर में जो नई कंपनी फॉर्म हो रही है वो अगर खर्चा किए तो उसे 5 सालों में डिडक्शन मिल रही है। दिस इज द लॉ। और ये कौन सी कंपनी होनी चाहिए? इंडियन कंपनी होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे ये जो कंपनी तैयार हुई थी इंडियन होनी चाहिए, ये जो तैयार हुई इंडियन होनी चाहिए, ये जो तैयार हो रही है बी और सी, ये क्या होनी चाहिए? इंडियन होनी चाहिए। चलिए आइए आगे देखते हैं हम। एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन अंडर वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। मैंने पहले भी आपको बताया कि वॉलेंटरी रिटायरमेंट क्या होता है। कंपनी अपने वर्कफोर्स को रिड्यूस करने के 2 रास्ते बना सकती है, 2 तरीका होता है वर्कफोर्स को रिड्यूस करने का। जो लोग काम कर रहे हैं कंपनी में उन्हें कम करने का 2 रास्ता होता है। एक कहलाता है रिट्रेंचमेंट, दूसरा कहलाता है वॉलेंटरी रिटायरमेंट।
रिट्रेंचमेंट वो होता है जहां पे कंपनी नाम लेके बताती है मोहन सोहन रोहन तुम लोग निकल जाओ कंपनी से, तो इसे कहा जाता है रिट्रेंच। वॉलंटरी रिटायरमेंट में कंपनी नाम नहीं लेती है, कंपनी कहती है मैं 3 लोगों को निकालना चाहती हूँ, 3 लोग कोई भी निकल जाओ अपनी इच्छा से। ठीक है, 3 लोगों को क्यों निकाला जा रहा है? कंपनी अपना खर्चा कम करना चाहती है, खर्चे बहुत ज्यादा हो गए। ठीक है, तो कंपनी चाहती है 3 लोग कम हो जाएंगे तो खर्चा कम हो जाएगा सैलरी का। तो जब कंपनी नाम नहीं लेती, कहती है 3 लोग अपनी स्वेच्छा से निकल जाओ और जो निकलेगा हम उसको 1 लाख रुपया देंगे, तो ये कहलाता है वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। जो रिट्रेंचमेंट का खर्चा है वो तो कंपनी को नॉर्मल जैसे बिजनेस एक्सपेंडिचर अलाउ होते हैं वैसे ही हो जाते हैं ऑन एक्रूअल बेसिस। जैसा भी आप अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हो एक्रूअल या क्योंकि आप इनकम टैक्स में अकाउंट्स कैसे मेंटेन कर सकते हो पीजीबी का, अप्रूवल बेसिस पे भी कैश बेसिस पे, तो जैसे भी आप मेंटेन कर रहे हो उस हिसाब से आपको अलाउ हो जाएगा रिट्रेंचमेंट का खर्चा। लेकिन वॉलंटरी रिटायरमेंट का खर्चा आपको कैसे अलाउ होगा? जब आप पे करते हो तो वहां से 5 साल अलाउ होता है। जैसे मैंने अभी कहा कि 3 लोग निकल जाओ अपनी स्वेच्छा से, हम सबको 1-1 लाख रुपए देंगे, 3 लोग निकल गए, तो मैंने तो बोला है 3 लाख रुपया देंगे, तो क्या 3 लाख रुपया अभी अलाउ हो जाएगा? नहीं, ड्यू हो गया ये, लेकिन अलाउ नहीं होगा। उस 3 लाख में से हमने 1 लाख अगले साल पे किया, तो उस 1 लाख को अब अगले साल से 5 सालों में 20-20 जा करके आपको डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद हमने फिर 1 लाख रुपया दिया उस साल के बाद, तो उस 1 लाख का वहां से 20-20 जा करके डिडक्शन 5 साल में शुरू होगा। आ रही है बात समझ में सबको? जैसे मैंने प्रीवियस ईयर 23-24 में कहा कि वॉलंटरी रिटायरमेंट पेमेंट वीआरपी हम पे करेंगे, पेबल है ₹5 लाख। तो क्या मुझे कुछ भी अलाउ होगा? नहीं। हमने प्रीवियस ईयर 24-25 में जाके इसमें से 3 लाख रुपया पे किया, 3 लाख पेड, और प्रीवियस ईयर 25-26 में मैंने 2 लाख रुपया और पे किए। फिर तो आपको खर्चा कैसे अलाउ होगा? पहले तो 23-24 में कुछ भी अलाउ नहीं होगा, प्रीवियस ईयर 23-24 में अलाउ ही नहीं होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर 24-25 में कितना अलाउ हो जाएगा? 24-25 में ये 3 लाख दिए, तो इस 3 लाख का 1/5, इस 3 लाख का अगर 1/5 करेंगे तो कितना आएगा? 60,000 ना, तो 60,000 रुपये आपको यहाँ अलाउ होगा। प्रीवियस ईयर 25-26 में आपने ये 2 लाख भी पे कर दिया, तो पुराना वाला 60,000 5 सालों तक तो अलाउ होना ही है, 5 सालों तक लिख लीजिए, ये आपको अलाउ होता रहेगा। हो गया 5 साल। इस 2 लाख का 40,000 होता है 1/5, तो ये भी 5 साल तक अलाउ होगा, लेकिन 25-26 से शुरू होगा, तो यहां से शुरू होगा 40,000 रुपये और अलाउ होगा, यहाँ पे 40,000 और अलाउ होगा। ये 2 लाख वाले का है 40,000 ये अलाउ होगा, यहाँ 40,000 अलाउ होगा, अब फिर यहाँ और 40,000 अलाउ होगा। ठीक है, तो इतने साल 1 लाख। समझ में आ रहा है सबको? दिस इज हाउ इट इज डन। ये 23-24 में कुछ नहीं देंगे, 24-25 में हम इस 3 लाख को 5 साल में दे दिए, और फिर 25-26 से इस 2 लाख को 5 साल में दे दिए, तो 24-25 में 60,000 हुआ, 25-26 से लेकर 28-29 तक 1 लाख अलाउ हो गया, 29-30 में फिर 40,000 अलाउ हो गया। जब आप पे करते हैं तब से अलाउ होता है 5 सालों में। पढ़ते हैं आप इसको, सेक्शन 35D AA, expenditure incurred under voluntary retirement scheme. The expenditure on payment to employees at the time of his voluntary retirement shall be allowed as deduction in 5 equal installment for 5 years. 5 साल में अलाउ होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ पेमेंट, जिस साल पे किया वहां से। If payment is made by the employer in more than 1 year, then deduction shall be allowed in 5 installment for payment made in each previous year. अगर 1 साल से ज्यादा में आपने धीरे धीरे करके पेमेंट की है, तो भाई सब किस्त का अपना अपना 5-5 साल में अलाउ होगा। जैसे यहाँ पे हमने टुकड़े में पेमेंट की, तो टुकड़े टुकड़े में अलाउ हो रहा है, 3 लाख 5 बार में अलाउ हुआ, फिर 2 लाख वहां से 5 बार में अलाउ हुआ। वैसा ही एक इलस्ट्रेशन यहाँ पे ये बनाया है, 3 टुकड़ों में पेमेंट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम ऑफ एक्स लिमिटेड, ईच एम्प्लॉय विल गेट वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन इन 3 इंस्टॉलमेंट।
35% एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट, 35% तो तुरंत दे देंगे सब, 10% देंगे नवंबर 1 ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली आफ्टर रिटायरमेंट, अगले साल 10% देंगे, एंड रिमेनिंग 55% दिसंबर 1 ऑफ द सेकेंड फाइनेंशियल ईयर, मतलब अगले साल 10% देंगे, फिर बचा 55%, 35% तुरंत दिए, 10% अगले साल दे देंगे और बचा 55% उसके बाद वाले साल देंगे। स्कीम 23-24 की है और वॉलंटरी रिटायरमेंट का कंपनसेशन 80 लाख। तो 23-24 में कितना पेमेंट किए हैं हम? 23-24 में कितना पेमेंट किए? 80 लाख का 35% 28 लाख। फिर 24-25 में, प्रीवियस ईयर 24-25 में आप कितना पे किए? 10%, ठीक है, 80 लाख का 10% 8 लाख। फिर 55% कितना हो गया? 25-26 में आपने पे किया 55%, वो हो गया 44 लाख। तो 23-24 में आपको 28 लाख का 1/5 मिलेगा, 24-25 में आपको 28 लाख का 1/5 5-60 मिलेगा ही, और 8 लाख का भी 1/5 मिल जाएगा 1,60,000, और इसके बाद वाले साल से इसका भी मिलेगा 1/5। देख लीजिए, 5-60, 1,60 और 4-40 का 44 लाख का 1/5 880, ठीक है। तो ये 5 साल तक हो गया, ये 1 साल पहले ही हो चुका था तो 4 1 5, और ये 2 पहले ही हो चुका था तो 3। इस तरीके से आपको डिडक्शन मिलेगी। राइट, चलिए बस करते हैं आज की क्लास में। आपको ये प्रोविजन अच्छे से समझ में आ गया, अगली क्लास में आएंगे तो आगे की बात करेंगे। विल स्टॉप।